तारीख के गहरे समंदर में कुछ ऐसी कहानियां छुपी हुई हैं जो सिर्फ मिथ्स नहीं लगती। कुछ ऐसी सिविलाइजेशंस जिन्होंने सिर्फ शहर नहीं बनाए बल्कि इंसानी सोच, रिलीजन और सिविलाइजेशन के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को जन्म दिया। मगर जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस की मिट्टी खोदी तो उन्हें सिर्फ ब्रोकन स्टैचूज और रूइंड टेम्पल्स नहीं मिले, उन्हें मिले हजारों क्ले टैबलेट्स। और इन टैबलेट्स पर लिखी हुई कहानियों ने हिस्टोरियंस को हैरान कर दिया। उनमें जिक्र था हेवन से आए हुए पावरफुल बीइंग्स का, जो इंसानी सिविलाइजेशन के ऊपर हुकूमत करते थे, जो स्टॉर्म्स भेजते थे, फ्लड्स लाते थे और किंग्स को पावर देते थे। एंशिएंट लोग उन्हें कहते थे दी अनुनाकी। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जमीन से जिसे दुनिया की पहली सिविलाइजेशन कहा जाता है। एक जमीन जो दो अजीम दरियाओं के दरमियान वाक़या थी, मेसोपोटामिया। यहां से उभरी दुनिया की पहली सिटीज, पहली राइटिंग सिस्टम और सबसे पुराना रिकॉर्डेड रिलीजन। मगर इस सिविलाइजेशन की रिलीजियस बिलीफ्स में एक ऐसी कहानी भी छुपी हुई है जो बाद में दुनिया के कई रिलीजन्स में नजर आती है। फ्लड, एक डिवाइन वार्निंग और एक आदमी जो इस तबाही से बच गया। और क्राफ्ट ईमान चैनल पर आप सबका दिल से खैर मकदम है। इस चैनल पर हम एक्सप्लोर करते हैं वो चैप्टर्स जो आम टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ चंद लाइंस में मेंशन किए जाते हैं, मगर अगर उन्हें गहराई से समझा जाए तो उनके अंदर छुपी होती है हैरत अंगेज कहानियां, एंशिएंट सिविलाइजेशंस और इंसानी हिस्ट्री के भूल चुके राज। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे पुरानी रिलीजियस ट्रेडिशंस। हम बात करेंगे एंशिएंट गॉड्स की, मिस्टीरियस टेम्पल्स की और उन एंशिएंट टेक्स्ट्स की जो हजारों साल तक मिट्टी में दफन रहे और जिन्हें आज हम जानते हैं एंशिएंट मेसोपोटामियन टैबलेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और एक सफर पर निकलते हैं जो हमें इंसानी हिस्ट्री के सबसे पुराने और सबसे फैसिनेटिंग रिलीजियस सिस्टम्स तक ले जाएगा। एंशिएंट वर्ल्ड में अगर कोई जगह थी जिसे सिविलाइजेशन का क्रेडल कहा जाता है तो वो थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो दरियाओं के दरमियान की जमीन। ये जमीन थी टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटीज रिवर। आज के जमाने में ये इलाका ज्यादातर इराक में आता है, मगर 6000 साल पहले ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड रीजन था। यहां पहली बार इंसानों ने फार्मिंग को ऑर्गेनाइज किया, इरिगेशन सिस्टम्स बनाए और परमानेंट सिटीज एस्टैब्लिश की। मेसोपोटामिया की मिट्टी से उभरी दुनिया की पहली सिटीज जैसे उरुक। यही वो शहर है जिसे कई हिस्टोरियंस दुनिया का पहला ट्रू सिटी मानते हैं। यहां थाउजेंड्स लोग एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में रहते थे। फिर उभरा एक और शहर उर और एक और पुराना रिलीजियस सेंटर इरिदू। मगर इन शहरों की सबसे प्रोमिनेंट चीज क्या थी? ना उनके मार्केट्स, ना उनके पैलेसेस, बल्कि उनके टेम्पल्स। मेसोपोटामियन सिटीज के सेंटर में होता था एक जायंट स्ट्रक्चर, एक स्टेप्ड पिरामिड जैसा बिल्डिंग जिसे कहा जाता था जिगुरैट। सबसे फेमस एग्जाम्पल है जिगुरैट ऑफ उर। ये टेम्पल्स सिर्फ वर्शिप के लिए नहीं थे। एंशिएंट मेसोपोटामियंस के नजदीक ये हेवन और अर्थ के दरमियान कनेक्शन पॉइंट्स थे। उनका अकीदा था कि गॉड्स आसमान से उतरकर यहां आते हैं। प्रीस्ट साहिब, आज रात आसमान अजीब लग रहा है। स्टॉर्म आने वाला है। मगर क्यों? क्योंकि हमने गॉड्स को खुश नहीं किया। कौन से गॉड्स? वो जो हेवन से आए थे, अनुन्नाकी। एंशिएंट मेसोपोटामियन रिलीजन में एक कॉम्प्लेक्स डिवाइन हायरार्की थी। सबसे ऊपर था एक सुप्रीम स्काई गॉड अनु। अनु को माना जाता था किंग ऑफ हेवन, मगर अर्थ पर पावर थी एक और गॉड की, एनलिल। एनलिल स्टॉर्म्स का मास्टर था। किंग्स की तकदीर उसके हाथ में समझी जाती थी।
और फिर था एक और मिस्टीरियस गॉड, नॉलेज का मास्टर, वाटर का लॉर्ड, एनकी। एनके का सेक्रेड सिटी था इरिदू। कई आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि इरिदू शायद दुनिया का सबसे पुराना कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सेटलमेंट था। एंशिएंट टेक्स्ट्स में लिखा है कि यहाँ एक टेंपल था जहाँ एनकी को वर्शिप किया जाता था। मगर एनकी के बारे में एक और चीज भी लिखी है। वो सिर्फ गॉड नहीं था, वो नॉलेज का गिवर था। एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, राइटिंग, इंजीनियरिंग। मगर एक और सीक्रेट भी था जो बाद में एंशिएंट टैबलेट्स में रिवील हुआ। एक ऐसी तबाही का सीक्रेट जो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकती थी, और एक ऐसे इंसान का जिक्र जो उस तबाही से बच गया। उसका नाम था उत्नपिश्तिम। एंशिएंट मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स के मुताबिक हेवन में एक काउंसिल होती थी जहां सबसे पावरफुल गॉड्स इकट्ठा होते थे। सबसे ऊपर था अनु। अनु का दरबार सबसे शानदार और स्ट्रिक्ट माना जाता था। और फिर थे एनलिल, स्टॉर्म्स और फेट का मास्टर। एनके, विजडम और इंसानी सिविलाइजेशन का प्रोटेक्टर। काउंसिल में उनके साथ थे दूसरे गॉड्स। काम था अर्थ की फिजिकल लेबर और डिवाइन टास्क्स को अंजाम देना, लेकिन उनके दरमियान हमेशा एक टेंशन थी। एनलिल के नजदीक इंसानों का एक्सेसिव पॉपुलेशन और नॉइज हेवनली ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा था। एनकी के नजदीक इंसानों में पोटेंशियल और नॉलेज था, उनको सरवाइव करना चाहिए। अनु, ये इंसानों की वजह से अर्थ का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉर्म्स और ड्राउट्स अब इनसफिशिएंट हैं। भाई एनलिल, इंसानों में क्रिएटिविटी है। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सिविलाइजेशन, ये सब मेरी गाइडेंस का नतीजा है। एनकी, तुम्हारी सोच हमेशा अलग रही है, लेकिन अब जरूरी है कि एक ग्रेट फ्लड आए ताकि इंसानों की तादाद कंट्रोल हो। मैं इंसानों को सीक्रेटली वार्न करूंगा और उन्हें सरवाइव करने का रास्ता दिखाऊंगा। यह ह्यूमैनिटी का चांस होगा। काउंसिल के फैसले के तुरंत बाद अर्थ पर काम करने वाले यंगर गॉड्स इगिगी ने रिबेलियन शुरू कर दिया। उनका कहना था, हम सिर्फ मैन्युअल लेबर करते रहें और ह्यूमंस को खुश रखते रहें, लेकिन हमेशा हमारा काम ज्यादा और उनका रिवॉर्ड कम है। इस रिबेलियन ने हेवन और अर्थ के दरमियान पहली डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया। इनफ! हम सिर्फ टॉयल और लेबर के लिए नहीं हैं, हम भी डिजर्व करते हैं पावर और रिकॉग्निशन। ये उनका प्रोटेस्ट है, उनकी क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर हम उनको कंट्रोल ना करें, ये रिबेलियन पूरी हायरार्की को खत्म कर देगा। इंसेन! ये मेरे प्लान्स को फेल कर देंगे। हमारी अथॉरिटी सिर्फ तभी सरवाइव करेगी जब ह्यूमंस और यंगर गॉड्स दोनों को मैनेज किया जाए। काउंसिल ने डिसाइड किया कि इंसानों को डिवाइन लेबर और गॉड्स के काम में हेल्प के लिए क्रिएट किया जाए। एंशिएंट टेक्स्ट्स के मुताबिक एनकी और नम्मू नाम की प्राइमल गॉडेस ने मिलकर ह्यूमंस को क्रिएट किया। इंसानों के फर्स्ट जनरेशन को बनाया गया क्ले और डिवाइन ब्लड से। इसका पर्पस था एग्रीकल्चर और लेबर में हेल्प, टेंपल रिचुअल्स परफॉर्म करना, गॉड्स के लिए ऑफरिंग्स और वर्शिप मेंटेन करना। और इसी वक्त इंसानों के अंदर नॉलेज और अवेयरनेस का स्पार्क डाला गया, जो बाद में सिविलाइजेशन और राइटिंग सिस्टम का बेस बना। हम इंसानों को बनाएंगे ना सिर्फ काम के लिए, बल्कि उनको विजडम और पोटेंशियल भी देंगे। अगर ये सरवाइव कर सके तो अर्थ पर सिविलाइजेशन ग्रो करेगी। पर ये डेंजरस है। अगर एनलिल डिस्कवर कर ले तो हमारी क्रिएशन का फायदा इंसानों के लिए डिजास्टर बन सकता है। Main risk longer. Humanity deserves chance to live. इंसानों के डेवलप होने के साथ उन्होंने टेम्पल्स और प्रीस्टहुड एस्टैब्लिश किया। टेम्पल्स सिर्फ वर्शिप के लिए नहीं थे,
एग्रीकल्चर और हार्वेस्ट ट्रैक करना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, डिविनेशन और लॉ एनफोर्समेंट, यानी रिलीजन और गवर्नेंस एक ही सिस्टम में मर्ज हो गया। और प्रीस्ट्स को मिली रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड्स की खुशी और ह्यूमन सर्वाइवल दोनों का बैलेंस मेंटेन करना। प्रीस्ट साहिब, काल की ऑफरिंग क्यों नहीं हुई? इंसानों की सर्वाइवल एंकी के गाइडेंस से है, लेकिन अगर एनलिल नाराज हो गया तो फ्लड्स और स्टॉर्म्स आएंगे। कैसे हम उनकी खुशी मेंटेन करें? टेंपल में ऑफरिंग्स और रिचुअल्स वो सिर्फ मटेरियल नहीं, वो इंसानों और गॉड्स के दरमियान एक कनेक्शन है। हजारों साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मेसोपोटामिया की मिट्टी खोदी। उन्हें मिले क्ले टैबलेट्स जिन पर लिखा था काउंसिल ऑफ द गॉड्स, इगिगी रिबेलियन, क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस, डिवाइन इंटरवेंशंस। ये टैबलेट्स कहते हैं कि इंसानी सिविलाइजेशन का ओरिजिन सिर्फ ह्यूमंस का काम नहीं था, बल्कि ये डिवाइन प्लान और हायरार्की का नतीजा था। और यही टैबलेट्स बाद में एपिक ऑफ गिलगमेश में रिकॉर्ड हुए, जहां फ्लड और उत्नापिश्तिम का जिक्र आता है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स के मुताबिक एनलिल और एनकी के दरमियान एक कांस्टेंट टेंशन थी। हजारों साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मेसोपोटामिया की मिट्टी खोदी। उन्हें मिले क्ले टैबलेट्स थी। एनकी के नजदीक ह्यूमंस में पोटेंशियल और क्रिएटिविटी था और उनको गाइड करना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मॉरल डिबेट नहीं था, ये डिवाइन पॉलिटिक्स था। एनलिल स्टॉर्म्स और ड्राउट्स भेजकर ह्यूमंस को पनिश करता और एनकी सीक्रेटली उन्हें विजडम और टूल्स देता। एनकी, तुम ह्यूमंस को नॉलेज दे रहे हो, वो मेरे ऑर्डर को इग्नोर कर रहे हैं। बैलेंस खत्म हो गया है। भाई, वो मेरे गाइडेंस से सरवाइव कर रहे हैं। अगर हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे तो पूरी क्रिएशन का प्लान फेल हो जाएगा। तुम दोनों का पॉइंट समझ आया, लेकिन ह्यूमंस के नंबर्स कंट्रोल करने के लिए एक मेजर इंटरवेंशन जरूरी है। एनकी के गाइडेंस से ह्यूमंस ने सिटीज और सिविलाइजेशंस एस्टैब्लिश की, राइटिंग और एग्रीकल्चर इंप्रूव हुई, इरिगेशन सिस्टम्स और टेम्पल्स हर शहर में बनाए गए, और इसी वक्त उठी एक पावरफुल सिटी बेबीलोन। बेबीलोन को बनाया गया कल्चरल और रिलीजियस सेंटर के रूप में। यहां से उठी एक नई पैंथियन की अथॉरिटी। प्रीस्ट, क्या ये सिटी गॉड्स के लिए सफिशिएंट है? किंग, बेबीलोन सिर्फ शहर नहीं, ये गॉड्स के प्रेजेंस का सिंबल है। मर्दुक का टेंपल और थ्रोन दिखाते हैं कि गॉड्स की अथॉरिटी हम सब पर है। और अगर गॉड्स नाराज हो गए तब फ्लड्स और स्टॉर्म्स या तबाही आएगी। इंसानों का सर्वाइवल सिर्फ वर्शिप और ओबीडियंस पर डिपेंडेंट है। बेबीलोनियन रिलीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था एनुमा इलिश। ये एपिक डिस्क्राइब करती है क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ, राइज ऑफ मर्दुक एज सुप्रीम गॉड, बैटल विथ केओटिक फोर्सेस। और ये टेक्स्ट दिखाता है कि ह्यूमंस का क्रिएशन डिवाइन स्ट्रैटेजी का पार्ट था। गॉड्स ने ह्यूमंस को बनाया था और टेम्पल्स और किंग्स के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। बेबीलोन में प्रीस्ट्स की पावर इमेंस थी। उनका काम गॉड्स के ऑर्डर्स को इंटरप्रेट करना, टेम्पल इकोनॉमी मैनेज करना, किंग्स को गाइड करना, फेस्टिवल्स और रिचुअल्स कंडक्ट करना। रिलीजन और गवर्नेंस का ये फ्यूजन ही बेबीलोनियन सोसाइटी का बैकबोन था। प्रीस्ट, ये रिचुअल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? किंग, ये सिर्फ ट्रेडिशन नहीं, ये गॉड्स और ह्यूमंस के दरमियान बैलेंस मेंटेन करते हैं। मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में फ्लड का जिक्र अक्सर आता है। एनलिल के नजदीक ह्यूमंस का ग्रोथ डेंजरस था और एनकी के नजदीक ह्यूमंस डिजर्व चांस। इस टेंशन के बीच एक वार्निंग दी गई,
एक ग्रेट फ्लड आने वाला है। सिर्फ फ्यू ह्यूमंस सरवाइव करेंगे। ह्यूमंस की फेट का डिवाइन टेस्ट होने वाला है। और वही फ्लड स्टोरी आगे चलकर एपिक ऑफ गिलगमेश में रिकॉर्ड हुई, जहां हम मिलते हैं एक लेजेंडरी फिगर से, उत्नपिश्तिम। इस दौर में ह्यूमंस ने डेवलप किया राइटिंग, क्यूनिफॉर्म, एग्रीकल्चर टेक्निक्स, लीगल सिस्टम्स, टेम्पल रिचुअल्स, और उनके अंदर ग्रेजुअली अवेयरनेस और फिलॉसफी डेवलप हुई। एनकी के सीक्रेट इंटरवेंशंस के बिना शायद ह्यूमंस ये नॉलेज और सर्वाइवल टेक्निक्स डेवलप नहीं कर पाते। और इसी वक्त एंशिएंट वर्ल्ड में रिलीजन और पॉलिटिक्स एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में मर्ज हो गया। मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स के मुताबिक एनलिल डिसाइड कर चुका था इंसानों के नंबर्स और बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एक कैटास्ट्रोफिक फ्लड भेजना होगा। लेकिन एनकी, जो ह्यूमंस का प्रोटेक्टर था, सीक्रेटली प्लान कर रहा था एक ह्यूमन को सरवाइव कराया जाए ताकि इंसानी सिविलाइजेशन दोबारा उभर सके। और वही ह्यूमन था उत्नपिश्तिम। एनकी ने उत्नपिश्तिम को एक वार्निंग भेजी, नाइट में ड्रीम और डिवाइन विजन्स के थ्रू। उत्नपिश्तिम, मेरी गाइडेंस फॉलो करो, तुम और तुम्हारा फैमिली सरवाइव करेंगे। एंकी, मैं क्या करूं? अगर फ्लड आया तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? एक बोट बनाओ, वुड और क्ले से। अपनी फैमिली और एनिमल्स को साथ लो। मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो सरवाइव कर जाओगे। उत्नपिश्तिम ने एनकी के गाइडेंस के मुताबिक एक जायंट बोट बनाई। क्ले और टिम्बर से कंस्ट्रक्ट किया गया। साइज और स्ट्रक्चर का हर डिटेल एनकी ने डिक्टेट किया। चौकोर शेप की कश्ती जो तार से पानी से महफूज बनाई गई थी। इंसानों और जानवरों के लिए कश्ती के अंदर मुख्तलिफ हिस्से बनाए गए। महीनों तक के लिए खाना और जरूरी सामान कश्ती में जमा किया गया था। और जब बोट रेडी हुआ, ह्यूमंस और एनिमल्स को ऑन बोर्ड ले लिया गया। क्या ये सेफ है? अगर स्टॉर्म शुरू हो गया तो? एंकी पर भरोसा करो, उसकी हिदायत फॉलो करो। हम सरवाइव करेंगे और नई शुरुआत होगी। जैसे ही उत्नपिश्तिम और फैमिली बोट में चढ़ गए, स्टॉर्म और रेन्स शुरू हो गए। टेक्स्ट के मुताबिक पूरे मेसोपोटामिया में दरियाओं का फ्लड आ गया। सिटीज और फार्म्स सबमर्ज्ड हो गई। माउंटेन्स और प्लेन्स सब वाटर में डूब गए। और ह्यूमंस जो अर्थ पर रह रहे थे, वो डिवाइन तबाही का शिकार हो गए। फ्लड के बाद उत्नपिश्तिम की बोट रेस्ट हुई माउंटेन्स पर, माउंट निसीर। इंसानों की नंबर्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। और जो सरवाइव हुआ, उनको एनकी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सिविलाइजेशन रीबिल्ड करना था। टेक्स्ट में लिखा है, ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर दोबारा स्टार्ट की, सिटीज रीबिल्ड की गई, टेम्पल्स और रिलीजियस सिस्टम्स रीस्टोर किए गए। और उत्नपिश्तिम की तालीम और गाइडेंस के थ्रू ह्यूमन नॉलेज और सिविलाइजेशन कंटिन्यू हुई। मेसोपोटामियन फ्लड नैरेटिव ने ह्यूमंस को एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, डिवाइन ऑर्डर का रिस्पेक्ट करो, गॉड्स और ह्यूमंस के दरमियान बैलेंस मेंटेन करो। ओबीडियंस और रिचुअल प्रैक्टिस इंसानों की सर्वाइवल में क्रिटिकल है। और यही स्टोरी बाद में एपिक ऑफ गिलगमेश में इमॉर्टलाइज हुई। एपिक ऑफ गिलगमेश, जहां उत्नपिश्तिम का रोल और फ्लड की कहानी रिकॉर्ड है। फ्लड के बाद ह्यूमंस ने डेवलप किया परमानेंट सिटीज, राइटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग, टेम्पल रिचुअल्स और प्रीस्टहुड, एग्रीकल्चर और ट्रेड नेटवर्क्स। और इसी वक्त एकेडियन और एसीरियन एम्पायर्स के राइज का बेस बना एकेडियन एम्पायर, एसीरियन एम्पायर। रिलीजन और गवर्नेंस अब एक इंटरट्वाइंड सिस्टम बन चुकी थी। एनकी के सीक्रेट गाइडेंस ने ह्यूमैनिटी को सरवाइव कराया और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का फाउंडेशन सेट हुआ। मेसोपोटामियन हिस्ट्री में एक ऐसा शहर था जिसका नाम सुना जाता ही था, बेबीलोन। बेबीलोन सिर्फ एक सिटी नहीं, ये रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर का सेंटर बन गई थी। बेबीलोन की राइज में सबसे क्रिटिकल रोल था मार्दुक।
मार्दुक को सुप्रीम गॉड के रूप में एस्टैब्लिश किया गया और ये एनलिल और एनकी के डिवाइन हायरार्की का इंटीग्रेशन था। बेबीलोन में जिगुराट्स और टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ वर्शिप के लिए नहीं थे, ये डिवाइन ह्यूमन कनेक्शन का फिजिकल मैनिफेस्टेशन थे। प्रीस्ट, क्या ये टेंपल मर्दुक की खुशी के लिए सफिशिएंट है? ये सिर्फ वर्शिप का सेंटर नहीं, ये मार्दुक की ब्लेसिंग्स और सिटी के फेथ का सिंबल है। तो हमारी पावर सिर्फ हमारी नहीं, गॉड्स पर डिपेंडेंट है? एग्जैक्टली। रिचुअल्स और ऑफरिंग्स सिटी और गॉड्स के कनेक्शन का सोर्स हैं। बेबीलोन की राइज के साथ पुराने सुमेरियन गॉड्स और न्यू गॉड्स का इंटीग्रेशन हुआ। अकेडियंस ने सुमेरियन मिथ्स अडॉप्ट किए, टेम्पल्स और पैंथियंस मर्ज किए, किंग्स को डिवाइन लेजिटिमेसी दी गई। असीरियंस ने मिलिट्री और रिलीजियस पावर कंबाइन किया, बॉड्स को प्रोटेक्टर्स और कॉन्करर्स के रूप में दिखाया। टेम्पल्स और जिगुराट्स स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकल और रिलीजियस हब्स बन गए। मेसोपोटामियन रिलीजन और मिथोलॉजी ने ह्यूमैनिटी को एक स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन दिया। एपिक ऑफ गिलगमेश, फ्लड और उत्नपीष्टिम का डिटेल्ड अकाउंट, एनुमा इलिश, क्रिएशन और मार्दुक का राइज। ये नैरेटिव्स सिर्फ मिथ्स नहीं थे, ये सोसाइटी, लॉ, गवर्नेंस और सर्वाइवल के लेसन्स भी थे। ह्यूमंस को डिवाइन हायरार्की और ओबीडियंस का अंडरस्टैंडिंग मिली, किंग्स और प्रीस्ट्स के रोल्स डिफाइन हुए, रिलीजन और पॉलिटिक्स इंटरट्वाइंड हो गए। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने राइटिंग, क्यूनिफॉर्म डेवलप की, एग्रीकल्चर और ट्रेड सिस्टम्स रिफाइन किए, सिटीज और एम्पायर्स एस्टैब्लिश किए, और ये सब पॉसिबल हुआ डिवाइन गाइडेंस और रिचुअल्स के फ्रेमवर्क के थ्रू। एनकी के सीक्रेट इंटरवेंशंस और उत्नपीष्टिम के सर्वाइवल के लेसन्स ह्यूमैनिटी के लिए एक फाउंडेशन ऑफ नॉलेज बन गए। मेसोपोटामियन रिलीजियस बिलीफ्स का इन्फ्लुएंस बाद में बेबीलोनियन कल्चर, असीरियन एडमिनिस्ट्रेशन, अकेडियन लॉ और इवेंचुअली नेबरिंग सिविलाइजेशंस में दिखाई दिया। टेम्पल्स और जिगुराट्स का डिजाइन, प्रीस्टहुड की अथॉरिटी और डिवाइन ह्यूमन इंटरैक्शन का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। ये थी कहानी एंशिएंट मेसोपोटामिया की, इंसानी सिविलाइजेशन, डिवाइन हायरार्की और उनके राज जो हजारों साल तक मिट्टी में दफन रहे। हमने देखा कैसे गॉड्स, ह्यूमंस और टेम्पल्स ने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया और कैसे ये सिविलाइजेशन हमारी हिस्ट्री और मिथोलॉजी में परमानेंट जगह बना गई। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो क्राफ्ट ईमान को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।